नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। नीति आयोग ने जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रथाएं शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। भारत ने अंटार्कटिका के पर्यावरण संरक्षण समेत पूर्वी अंटार्कटिका और वेडेल सागर को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित करने के लिए समर्थन का विस्तार किया। विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं में बजटीय सहायता के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास आरंभ किया। उत्तराखंड के 7 स्वदेशी उत्पादों को जीआई टैग मिला। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट 2021 जारी की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। नीति आयोग ने जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रथाएं शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट जिला अस्पतालों के प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित पहली रिपोर्ट है। ये स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने वाले समुदायों और लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के डेटा संचालित अभिशासन की ओर ट्रांजिशन यानी शिफ्ट करने का एक प्रतीक है। ये रिपोर्ट नीति आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर औसतन 24 बिस्तर है। इन आंकड़ों में बिहार में न्यूनतम 6 बिस्तर और पुडुचेरी में सर्वाधिक 222 बिस्तर हैं। भारतीय जन स्वास्थ्य मानक IPHS 2012 के दिशा निर्देशों में ये अनुशंसा की गई थी कि जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कम से कम 22 बिस्तर होने चाहिए और ये अनुशंसा वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर की गई थी, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रति 1 लाख लोगों के लिए कम से कम 500 बिस्तर होने की अनुशंसा की है। भारत की 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की बात करें तो इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी HWC, उप केंद्र SC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC शामिल है और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल के तहत जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल और ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ जिला अस्पताल विशेषज्ञ जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोगी विशेषज्ञ और शल्य चिकित्सक शामिल हैं। वहीं तृतीयक देखभाल के तहत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उन्नत स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, विशेषीकृत सघन चिकित्सा इकाई, उन्नत नैदानिक सहायता सेवाएं और विशिष्ट चिकित्सा कर्मी शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की। भारत में स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। IPHS के अनुसार जिला अस्पतालों के लिए ये अनिवार्य है कि सेवाओं को जिले के लोगों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक अनुक्रियाशील और समुदाय को व्यापक द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल, विशेषज्ञ और परामर्श सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। भारत ने अंटार्कटिका के पर्यावरण संरक्षण समेत पूर्वी अंटार्कटिका और वेडेल सागर को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित करने के लिए समर्थन का विस्तार किया। आपको बता दें कि पूर्वी अंटार्कटिका और वेडेल सागर को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित करना अवैध, गैर सूचित एवं अनियमित मत्स्यन को विनियमित करने के लिए आवश्यक है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों या उसके किसी भाग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि विशिष्ट संरक्षण, पर्यावास संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी या मत्स्य प्रबंधन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के भीतर कुछ गतिविधियां सीमित या प्रतिबंधित होती हैं। भारत ने अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संरक्षण आयोग के सदस्य देशों से ये सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है कि भारत भविष्य में इन समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण, अनुकूलन और कार्यान्वयन तंत्र से जुड़ा रहे। कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज यानी CCA-MLR एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य संपूर्ण अंटार्कटिक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की प्रजातियों की विविधता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए अंटार्कटिक मत्स्यन का प्रबंधन करना है।
ये संधि पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप सब लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसके अलावा अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए और अन्य कई सरकारी पहलें हैं जिनका आरंभ किया गया था। इसमें शामिल है वर्ष 1983 में की गई एक संधि, जिसमें भारत ने अंटार्कटिक संधि 1959 पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य अंटार्कटिका का विसैन्यीकरण करना और इसे शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है। इसके अलावा क्षेत्रीय संप्रभुता के संबंध में किसी भी विवाद का समाधान करना भी इसका एक लक्ष्य है। इस तरह से अंटार्कटिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिक पर्यावरण और उस पर आश्रित और उससे संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए उपबंध करना है। विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं में बजटीय सहायता के लिए दिशा निर्देश जारी किए। विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में और बुनियादी ढांचे को सक्षम करने के लिए बजटीय सहायता के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बजटीय सहायता का उद्देश्य इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के प्रशुल्क यानी टैरिफ को कम करना है। इस तरह ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उपभोक्ताओं से केवल विद्युत के घटकों से संबंधित लागत ही वसूल की जाए। सार्वजनिक निवेश बोर्ड यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए द्वारा प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन के बाद ही बाढ़ नियंत्रण या भंडारण लागत के लिए आवश्यक राशि विद्युत मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से नियत प्रक्रिया के अनुसार ही जारी की जाएगी। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रवाहित जल की यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत में रूपांतरण किया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं विद्युत उत्पादन के अलावा अन्य लाभ जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सहायता और स्वच्छ पेयजल भी प्रदान करती हैं। भारत 1,45,320 मेगावाट की व्यापक जल विद्युत क्षमता से संपन्न है। इसमें से अब तक लगभग 45,400 मेगावाट का ही उपयोग किया जा सका है। भारत ने वर्ष 2030 तक 75 गीगावाट की संचयी जल विद्युत संस्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि 25 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली वृहद जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना, जल विद्युत खरीद दायित्व, जल विद्युत प्रशुल्क को कम करने के लिए प्रशुल्क युक्तिकरण उपाय। अगली खबर पंचायती राज मंत्रालय से। पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास आरंभ किया। जन योजना अभियान ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। अभियान के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात 2022-23 के लिए जीपीडीपी योजना तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी। पंचायतों को उन्हें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रालयों या लाइन विभागों की योजनाओं के साथ पूर्ण अभिसरण शामिल है। ग्राम पंचायत विकास योजना नागरिकों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों को एक साथ विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रियाओं में शामिल करता है। ग्राम पंचायत विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना, पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से राजस्व संग्रहित करना, नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को समाप्त करना तथा पंचायत महिला स्वयं सहायता समूहों को मुख्य धारा में लाना, पिछले वर्षों के दौरान की गई प्रगति का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन करना और ग्राम पंचायत कार्यालय में सभी कार्यक्रमों के लिए जन सूचना अभियान संचालित करना। सरकार ने बेहतर समन्वय और डेटा को सुव्यवस्थित करने के लिए वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है। उत्तराखंड के 7 स्वदेशी उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग प्राप्त उत्तराखंड के इन 7 स्वदेशी उत्पादों में शामिल हैं कुमाऊं का चिउरा तेल, मुनस्यारी राजमा, भोटिया दन्न। भोटिया दन्न दरअसल एक गलीचा होता है जो कि भोटिया नाम के घुमंतु समुदाय द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा एपण जो विशेष अवसरों पर बनाई जाने वाली पारंपरिक कला है, रिंगल शिल्प या क्राफ्ट जो कि बांस के रेशों से कलाकृतियां बनाने की कला है। इसके अलावा तांबे के उत्पाद और अंत में थुलमा जो कि स्थानीय रूप से प्राप्त वस्त्रों से बने कंबल होते हैं। इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि तेज पत्ता इंडियन बे लीफ जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य का पहला उत्पाद था। एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उन उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाला संकेतक है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, यानी कि वो एक विशेष जगह में ही पाए जाते हैं, जिनका एक विशेष गुण होता है और उनकी प्रतिष्ठा होती है।
ये विशेषताएं उनके मूल क्षेत्र की वजह से ही होती हैं। आमतौर पर जीआई टैग का उपयोग कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, वाइन और मादक पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए दिया जाता है। जीआई बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक हिस्सा है। इसे औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत शामिल किया गया है। जीआई टैग प्राप्त होने से कई सारे अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में जब किसी तीसरे पक्ष का उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होता है, तब इसका उपयोग करके तीसरे पक्ष को उस उत्पाद को बेचने से रोका जाता है। भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण माल का भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित होता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। अल्प विकसित देश यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज निम्न आय वाले देश हैं। ये देश सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में गंभीर संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रहे हैं। साथ ही ये देश आर्थिक और पर्यावरणीय आघातों के प्रति अधिक वल्नरेबल हैं और उनके पास मानव परिसंपत्ति यानी ह्यूमन एसेट्स का स्तर भी कम है। आपको बता दें कि एलडीसीज की सूची पहली बार वर्ष 1971 में 50 वर्ष पहले बनाई गई थी। प्रत्येक 3 वर्ष में कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी द्वारा इस सूची की समीक्षा की जाती है। तो ये जो कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी है, ये स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक समूह है जो कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक को रिपोर्ट करता है। इस सूची की समीक्षा आय, मानव परिसंपत्ति सूचकांक और आर्थिक तथा पर्यावरणीय सुविधता सूचकांक के आधार पर की जाती है। आइए अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। ये रिपोर्ट 46 देशों को एलडीसीज के रूप में नामित करती है। वर्ष 2019 में एलडीसी समूह के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक औसत के 10% से कम था। एलडीसीज में आर्थिक विकास को गति देने के लिए व्यापार और औद्योगिक नीतियों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उत्पन्न स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक संकटों की वजह से वर्ष 2020 में एलडीसीज में आर्थिक समृद्धि दर पिछले 3 दशकों में सबसे कम थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत सतत विकास लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त करने के लिए इन देशों में बड़े पैमाने पर निवेश और व्यय की जरूरत है, जबकि ऐसे निवेश और व्यय के लिए उनके वित्तीय संसाधन बेहद कम हैं। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। डीजी सक्षम। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम डीजी सक्षम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ आरंभ की गई एक संयुक्त पहल है। पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ अग्रिम कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये पहल वंचित समुदायों से संबंधित अर्ध शहरी क्षेत्रों के नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान करती है। बेसल 3 मानदंड। बेसल 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सहमत मानदंड हैं। इन्हें वर्ष 2007 से 9 के वित्तीय संकट से निपटने के लिए बैंकिंग निगरानी पर गठित बेसल समिति द्वारा विकसित किया गया था। इन मानदंडों का उद्देश्य बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना है। ये मानदंड 3 स्तंभों पर आधारित हैं: बढ़ी हुई न्यूनतम पूंजी और तरलता आवश्यकताएं, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया तथा सुदृढ़ प्रकटीकरण। सदस्य देश समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने अधिकार क्षेत्रों में इन मानकों को लागू करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड संकट से संबंधित अनिश्चितता की वजह से बेसल 3 पूंजी के तहत किए गए प्रावधानों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया था। अगला है सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्मसम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए सेकर्ड पोर्टल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी तरह का पहला समर्पित रोजगार कार्यालय पोर्टल है। ये रोजगार की इच्छा रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों और रोजगार प्रदाताओं को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार 50% से अधिक वरिष्ठ नागरिक सक्रिय पाए गए हैं। इस पोर्टल का ये महत्व होगा कि ये वरिष्ठ नागरिकों के स्वस्थ, सुखी, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इसके तहत प्लेटफॉर्म के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि के साथ साथ
रखरखाव अनुदान के लिए 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र खगोलीय स्थल लद्दाख में लेह के निकट हनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला विश्व स्तरीय सुविधा वाला खगोलीय स्थल बन गया है। यहाँ अधिक स्पष्ट रात्रि, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण, एरोसोल सघनता, अत्यंत शुष्क वायुमंडलीय स्थिति तथा इस क्षेत्र के मानसून रहित होने की वजह से ये खगोलीय परीक्षण के लिए अधिक सुविधाजनक रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन द्वितीय संशोधन नियम 2021। इस संशोधन में ये निर्दिष्ट किया गया है कि पुनः चक्रित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैग या पुनः चक्रित प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों का खाद्य पैकेजिंग में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि पुनः चक्रित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैग में विषाक्त पदार्थों की मौजूदगी की संभावनाओं की वजह से विशेषज्ञों ने इस कदम पर आशंका प्रकट की है। क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए ये पुनः चक्रित प्लास्टिक के स्रोत से संबंधित मुद्दों को उजागर करता है, क्योंकि इसका उपयोग खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में भी खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिए पुनः चक्रित प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। चक्रवात शाहीन गुजरात तट से दूर पूर्वोत्तर अरब सागर पर निर्मित गहन अवदाब एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसे चक्रवात शाहीन नाम दिया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकसित और प्रबल होने के लिए आवश्यक अनुकूल परिस्थितियों में शामिल है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विस्तृत समुद्री सतह, कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में परिवर्तन, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र, समुद्री तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी विचलन। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र सरकार आदिवासी बस्तियों के परिवारों और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पात्र अतिक्रमणकारियों के स्थायी पुनर्वास के लिए एक वैकल्पिक स्थल की तलाश कर रही है। मुंबई में स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में विहार और तुलसी नाम की कृत्रिम झीलें हैं। उद्यान के केंद्र में स्थित कन्हेरी गुफाएं महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र और तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध रही हैं। ये गुफाएं प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में 10वीं शताब्दी के बीच बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हैं। इस उद्यान में पाई जाने वाली वनस्पति है दक्षिणी मिश्रित पर्णपाती वन, जिसमें टेक्टोना, अल्बिजिया, टर्मिनलिया, होला रहीना आदि की संख्या ज्यादा है। जबकि इस उद्यान में पाए जाने वाले जीव हैं चित्तीदार हिरण, सांभर, भौंकने वाले हिरण, काली गर्दन वाला खरगोश आदि। रक्षा अधिग्रहण परिषद हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा की गई प्रमुख स्वीकृतियों में हेलीकॉप्टर, निर्देशित युद्ध सामग्री और रॉकेट गोला बारूद शामिल है। डीएसी रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एक निकाय है। इसे तीनों सैन्य सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए स्थापित किया गया है। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।